हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उसके ऑब्जेक्टिव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्ट से, इस अध्याय से बनने वाले जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही आसानी से और अच्छे ढंग से क्लियर करने वाले हैं। इसलिए यदि आप सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से आने वाले हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि वह कहाँ शुरू होती है। पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये बी। बी क्या हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या तो जो संख्या एक और अपने आप के छोड़कर किसी दूसरे से भी कट जाता है तो वह उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये दो एक और दो से कटता है, ये तीन जो है एक और तीन से कटता है, ये चार जो है एक और चार के अतिरिक्त दो से भी कट जाता है। तो यही एक भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो संख्या केवल एक और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके दो गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ एक एक जो है एक से कटता है लेकिन यह किसी और संख्या से नहीं कटता है, ये इसका सिर्फ गुणनखंड एक ही होगा, इसलिए यह अभाज्य नहीं होगा। दूसरा जो बी में है दो, वह एक और दो से कटता है। एक और दो से, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में दो अंक हो गए। उसके बाद ये तीन है, ये भी एक और तीन से कटता है, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी छः छः भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा दो हो गया। उसके बाद 5 नंबर में हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सम अभाज्य संख्या है। यानी कि वैसी उस तरह की संख्या जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो, दो एक सम संख्या भी है और वह एक अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि दो सिर्फ एक और दो से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। ये चार भी एक सम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक, दो और चार तीन अंकों से कट जाता है। ये एक और तीन दो अंक से कटता है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या है। हमारा सम अभाज्य संख्या पूछ रहा था, ये विषम अभाज्य हो गया, ये सम अभाज्य। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वह तीन हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है, तो वह दो हो जाएगा। दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, सभी की सभी क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 और 6 का HCF क्या होगा। 4 और 6 का HCF क्या होगा। तो आप जानते हैं कि HCF क्या होता है, तो इसके गुणनखंड कर देंगे और ये जो कॉमन फैक्टर आता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। HCF, तो इसका HCF हो गया बच्चों, दो हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं के HCF। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ हम 7 ले लिए और एक क्या ले लिए, अभाज्य संख्या में एक 5 ले लिए। तो इसका 7 का एक गुने 7 और 5 का क्या आएगा, एक गुने 5। तो यही इसके में कॉमन आ रहा है, तो ये HCF यही हो गया, HCF। ठीक है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या आएगा, तो 1 आएगा। उसके बाद दो क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा। दो कोई भी लगातार दो संख्या ले लीजिए, जैसे 10 ले लिए, 11 ले लिए। तो 10 का हमारा इसको 1 गुने 2 गुने 5 कर सकते हैं। 11 जो है वह 1 गुने 11। ठीक है, 1 गुने 11। तो ये कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। तो HCF क्या हो जाता है, दो क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होता है बच्चों, दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं के HCF, सम संख्या जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। तो दो क्रमागत सम संख्याओं के HCF निकालेंगे, दो दूनी 4 और दो तिहाई 6। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी दो क्रमागत सम संख्या का HCF निकालेंगे तो वह 2 हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10, दो अभाज्य संख्या ए बी का HCF क्या होगा। यानी कि कोई दो अभाज्य संख्या है, उसमें मान लिया गया कि एक क्या है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो इसका HCF क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही इसको आप ऐसे यहाँ लिख भी सकते हैं, जहाँ यहाँ देखिए यहाँ एक हो जाएगा। ठीक, कॉमन क्या आया, एक आया। ठीक है, तो HCF हो जाएगा एक। यहाँ कोई भी अभाज्य संख्या, यहाँ जैसे मान लिया कि 11 हो गया और इसको मान लिया गया 17 हो गया, तो इसके जगह पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 17 गुना 1, कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो HCF क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्याओं का 1 होगा। तो यहाँ हमारा कहा था कि दो अभाज्य संख्या AB का HCF क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्या AB का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम 10 क्वेश्चन को कर लिए, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन ए बी का एलसीएम होगा? ए बी का एलसीएम होगा, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ ए बी जो है, चूंकि हम लोग का पहले क्या था, अभाज्य संख्या था, तो यहाँ मान लेते हैं कि ए बी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ए बी का जो एलसीएम आएगा वह इसकी गुणनफल आएगा। क्या आएगा? इसको गुणनफल, यानी कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हो जाएगा, यही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं 12 नंबर, पदमीय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत कितने प्रकार का होता है? तो पदमीय संख्या का दशमलव प्रतिशत हम बताए हैं कि एक का होता है शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो दो प्रकार का हो गया। तो यहाँ देखिए, और पदमीय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत कितने प्रकार का होता है? तो शांत भी होता है, अशांत आवर्ती भी होता है, और ए और बी देख कह रहे हैं, तो ए और बी हो जाएगा, अशांत, शांत और अशांत आवर्ती। उसके बाद कहता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत होता है कितने बताओ? वह अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, तो 13 का हो जाएगा ए। उसके बाद 14 है, निम्न में कौन पदमीय संख्या है? निम्न में कौन पदमीय संख्या है? यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया है, 3√3, तो ये पदमीय है, ये अपरिमेय है। तो पदमीय और अपरिमेय के बीच गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो, कोई भी क्रिया हो तो वह अपरिमेय हो जाता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये 2√4, तो 2, और √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 4 हो गया, तो 4/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये √8 है, 2 × 2 × 2, तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2√2, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा अपरिमेय संख्या कौन मिला? तो ये मिला 2√4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि पाई क्या है? तो आप देखिए, पाई कहीं भी रहे तो उसको आप अपरिमेय संख्या लिखेंगे। क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या। यदि उसका मान 22/7 कहीं लिखा हुआ है तो 22/7 क्या है, तो ये परिमेय होगा। लेकिन ऐसे कहा जाए कि ये क्या है, पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो पाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो दो संख्याओं के बीच कोई भी, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या लिखा जा सकता है? तो अनंतो लिखा जा सकता है। यह 2/3 है और 4/3 है, इसके बीच में कितना लिखा जा सकता है? तो लाखों करोड़ों, अनगिनत, बहुत अधिक संख्याएं लिखा जा सकता है। तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी आपको बताएगा, तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता है। तो इस संख्या में कौन ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे? तो वह सी, यानी कि 11 है, तो यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये पाई अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या है, √2 और √5 अपरिमेय, हम अपरिमेय से भाग लगेंगे तब भी वह क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और इसको देखते हैं हम लोग, कितना? 3√75/48। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × 5 × 5 बटा 4 × 4√3। तो यहाँ हम लोग 3 × 5 निकल गया, यहाँ 3 बचा, और यहाँ 4, एक 4 निकल जाएगा, 4 × 4 होता है, तो 4 × 4, तो 4√3, तो ये √3 से √3 कट गया, तो √3 से √3 कट गया, तो क्या आया हम लोग का? 3/3 × 5/4, यानी कि 15/4। तो यही हो गया क्या? ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। तो ये कौन अपरिमेय नहीं है? तो बाकी सब अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो जो संख्या एक और खुद से कटे, तो एक और खुद से कटने वाली यहाँ सी, यानी कि 13 नंबर, तो यही क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 20 नंबर में कह रहा है कि 2.13, उसके बाद 113, उसके बाद 11113, उसके बाद 41 है, 3 है, उसके बाद 5 वो 1 आएगा, यानी कि यहाँ हर बार जो है संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि बदल कर आ रहा है। तो जो भी ऐसी दशमलव प्रसाद है जिसके दशमलव के बाद जो संख्याएं सेम संख्याएं रिपीट नहीं हो, तो उसको हम, वह किस प्रकार का होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। तो ये क्या, कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो आप यहाँ 144 को ऐसे बना सकते हैं, 2 से 2 सते 36, 18, 9, 3, बताइए, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 आ गया, तो 2 का अधिकतम गुणनखंडों का घात कितना होगा? तो 4 हो जाएगा, 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। उसके बाद 22 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन? तो ये √17 है,
इसका पूर्ण वर्गमूल होता नहीं। उसके बाद 10 है, 100 है, इसका 10 हो जाएगा, 4 है इसका 2 हो जाएगा, और इसका 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, यानी कि ये 9 आ जाएगा। तो यही संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, अतः यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से 22 प्रश्न को हमने पढ़ा दिया। इन सभी प्रश्नों का आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यदि इस वीडियो को आप अच्छे से देख कर समझ लेते हैं तो इसके बाद अभी तक जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, या आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। उसके बाद देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, तो अभी बार बार बताया गया कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है वही अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें जो सी है यही क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 1/144, 144 का 12 होता है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5/50, यानी कि 1/10 हो जाएगा। ये 32 है, ये रूट, यानी कि किसी का भी यहाँ पूर्ण वर्गमूल नहीं होने वाला है, ये 1/12 निकल जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा। यानी कि कोई पूर्णांक p है तो प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा, तो सम संख्या के लिए कौन सा पैटर्न होगा, तो 2p। यहाँ p का मान आप कोई भी रख लीजिए। पी का मान जैसे 3 रखिएगा तो 2 से 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा। पी का मान 1 रखते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। पी का मान 5 रखेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। पी का मान अगर 7 रखेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी संख्या क्या मिलेंगी हम लोग को, सम संख्या मिलेगी। तो 2p इसका पैटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2p। ठीक है। उसके बाद किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा, प्रत्येक विषम पूर्णांक, तो 2m+1 विषम पूर्णांक का पैटर्न हो जाएगा। m का मान सम चाहे विषम कोई भी रखिए, जैसे 2 रखिएगा, 2 दूनी 4 1 5, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ 5 प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, 5 रखेंगे 2 5 10 1 11। तो ये सारे के सारे क्या आ रहा है हम लोग को, तो ये सभी जो है विषम संख्या आ रहा है। तो इसमें 2+1 इसका हो जाएगा, तो ये हो गया 2+1। इसके बाद आप देखिए निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के दशमलव, जिस परिमेय संख्या के जो क्यों है वह 2 हो या 5 हो या 2 गुना 5 हो तो वही क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ देखिए ये 23/85 कटने वाला नहीं है यहाँ, तो यहाँ हम लोग का अशांत पूछ रहा है। तो ये 23/50 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 23/5 गुना 5 गुने 2। ठीक है, 5 गुना 5 गुने 2। उसके बाद है क्या, 39 तो ये शांत हो जाएगा 39/243, 39/243। इसको काट के आप देख सकते हैं, 3 से कटे, 3 3 ये 3 एकम 3, सॉरी 3/24, 3 एकम 3, यानी कि 13/81। ये 2 और 5 के रूप में ये नहीं आएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक, अशांत हो जाएगा। इसमें 2 5 आ जाएगा, इसमें केवल 5 आ जाएगा, तो ये हम लोग का ये शांत हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 28 नंबर, 28 नंबर में कहता है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60 का, तो मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे जो संख्या दिया गया हो उसको भाग लगाया जा सके। तो 45 में यहाँ देखिए 45 से 45 कट जाएगा, 60 नहीं कटेगा, 3 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, 1 से कट जाएगा, 15 से भी दोनों कट जाएगा। तो इसमें दोनों संख्या को विभाजित करने वाला 3 और 15 है, और बड़ी संख्या चूंकि 15 है तो यही इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 29 में कि 0√7 का क्या है, रैकरिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव का हटा के रैकरिंग एक अंक पर है तो 1 9 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। तो जो जहाँ भी है 7/9 उसका आंसर हो जाएगा वही यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद पाई/3 क्या है, तभी आपको बताया गया पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भागा हो, कोई भी संक्रिया हो, वह क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ये पाई/3 क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसमें आना ही आना है क्वेश्चन। तो अभाज्य संख्या तो जो एक और अपने आप से कटे थे, सिर्फ इसमें ये 23 है जो एक और अपने आप से कटने वाली है, बाकी जो संख्या है वह एक और अपने आप के छोड़कर किसी और भी संख्या से कट जाएगी, इसलिए 23 का हो जाएगा हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य होती है वह क्या होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी जो अभाज्य होता है वह क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 2, और इसका लसा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है कि उस मौसा और लसा
सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो मौसा आपने देख लिया कितना होगा मौसा 4। अगर पूछता है लौसा कितना होगा, मौसा कितना होगा 2, 4 बोल रहे हैं 2, ठीक 2 यहाँ आया है मौसा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर लौसा पूछता तो 4 हो जाता। यदि 65 और 117 का मौसा 65m-117 है, 65 और 117 का मौसा जो है कह रहा है कि 65m-117 है, तो m का मान क्या होगा। तो आप देखिए 65 और 117 ये दोनों जो है 13 से कट जाने वाली है, तो हम यहाँ ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 13 गुने 5 और 117 को हम कर सकते हैं 13 गुने 9। बताइए दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF हो गया 13, ठीक है। तो HCF 13 कब होगा, m का मान कितना 1 रखेंगे तो 65 हो जाएगा, 117 में से 65 तो 13 घटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, 130 में से अगर हम 117 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों ये 13 हो जाएगा। तो यानी कि m का मान क्या होगा 2 होगा, m का मान 2 होगा, तो ये m का मान यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप 33 क्वेश्चन को कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आप सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये 2 परिमेय है, √3। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में घटाव है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। √5 ये जानते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद 2√3 और क्या है √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 लिख देंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कौन परिमेय संख्या है, तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद कहा 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 96 का, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काट दीजिए 48 हो जाएगा, 2 से काटिए ये 24 हो जाएगा, 2 से काटिए 12 हो जाएगा, 2 से काटिए 6 हो जाएगा, 2 से काटे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 नहीं 96, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, दो 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 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखिए 32 है, 32 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 96, तो 2 का पावर 5 गुने 3 आ जाएगा, तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 गुने 3 यहाँ पर आंसर है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि √2, √3, √5, √7 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो आप देखिए रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो या कोई भी ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं हो तो वह क्या होता है, वह पूर्ण वर्गमूल संख्या ना हो तो वह अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा था कि 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 2, 10, 20 का 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 20 का क्या गुणनखंड होगा, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब आप बताइए ये सब में 2 कॉमन हुआ, तो HCF हमारा क्या हो गया 2। LCM क्या होगा लसा, तो 1 2 हो गया, यहाँ एक यहाँ कॉमन हो जाएगा, 2 का जोड़ा लग रहा है यहाँ 5, तो 5 हो गया, एक नीचे बच गया क्या 2, तो 2 पचे 10, 10 10 दूनी 20, तो यानी कि लसा 20 हो गया और मसा क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, लसा और मसा का अनुपात। तो यहाँ लसा ये हो गया और मसा 2 है, तो इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 1। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1। कहीं देखिए तो है लसा और मसा का। ठीक है, तो लसा हम ऊपर लिखेंगे, तो लसा हमारा 10 हो गया और मसा कितना 2 आया, तो इससे काटेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 10 का 20 हो गया, तो 10 अनुपात हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देख रहे हैं। 38 में निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अधिकांश इसमें क्या दिया होगा अपरिमेय, कोई एक संख्या होगा जो अपरिमेय नहीं होगा। 10 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, 24 का नहीं होता है, 35 का नहीं, 36 का 6 होता है, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है परिमेय है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 39 में देखते हैं, यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा।
तो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, चाहे वह ए बी हो, पी क्यू हो, चाहे एक्स वाई हो, कुछ भी हो। तो पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग 40 नंबर में देखते हैं। 40 नंबर में कहता है कि 5, 15 और 20 के लस और मसा का अनुपात क्या होगा। लस और मसा का कितना कितना का, 5 का, 15 का और 20 का। 5 को हम लोग यहाँ देखिए, ये तीनों जो है कौन सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड होने वाला है, तो 5 से कटेगा, 5 से ये भी, 5, 15, 5, 15 और 20 है, 5 से ये कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो HCF हम लोग का हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ठीक। LCM तो सबसे छोटी वह कौन संख्या है जिसमें तीनों से भाग लगाया जा सके, तो 20, 30 इसे कटेगा, इसे 20 से नहीं कटेगा। ठीक है। तो पहला हम लोग का आएगा 60, क्या आएगा, 60 आएगा, 60 जो है तीनों से कट जाएगा। तो कहा था कि LCM और HCF का अनुपात क्या होगा, तो LCM ऊपर रख देंगे यानी कि 60 और HCF नीचे रख देंगे, 5 कम 5 12। तो ये 12/1 हो गया यानी कि 12:1 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12:1, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर में कहा था है कि 5.23 किस प्रकार की संख्या है, तो 5.23 इस पर एक रिंग है। तो किसी भी संख्या पर अगर एक रिंग आ जाएगा तो ये वही संख्या यानी कि बार बार वो आ रही है, वह इसका दशमलव प्रसाद, इसका मतलब हुआ क्या कि यह आसान था, 5.232323 आता रहेगा। तो यह परिमेय संख्या का होता है, कौन संख्या का, परिमेय संख्या। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 4.42 यानी कि 42, 3 दशमलव नहीं 0.2 है। तो इसका रूप क्या होगा, 0.2, 0.32 इस पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग को हमने इसको हटाने के लिए कौन सा इसका नियम क्या है, तो ये बिना रेकरिंग के यानी कि पूरे संख्याओं को हम लिख लेते हैं, तो 32 हो गया। इसमें से जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जिस संख्या पर रेकरिंग हो उतना 9 और दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं होता उतना 0। तो 32 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 29/90। ठीक है, 29/90 इसमें कहीं है, 29/90 यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा, रूट अंडर n यानी कि ये रूट अंडर n क्या होगा, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो एक जैसे यहाँ रखेंगे तो ये 1 का वर्गमूल का हो जाएगा 1, लेकिन 2 रखेंगे तो ये रूट अंडर 2 ही हो जाएगा। 3 रखेंगे तो इसका नहीं होता है, 4 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 का 5 रूट अंडर 5 रहेगा, 6 रखेंगे तो रूट अंडर 6 रहेगा, 7 रखेंगे तो रूट अंडर 7 रहेगा, 8 रखेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2√2 हो जाएगा, 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया है। प्राकृतिक संख्या कहिए चाहे पूर्ण संख्या कहिए, ये पूर्ण संख्या हो गया चाहे प्राकृतिक संख्या हो गया, या ये सब क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन इसके छोड़कर बाकी जो संख्या हम लोग रखे वो रूट के अंदर ही रह गया तो वह अपरिमेय संख्या हो गया। था ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा तो नहीं होता है कुछ, चूँकि कभी अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। तो ऐसी बात नहीं है, कभी परिमेय भी हो रहा है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो हमेशा भी परिमेय संख्या नहीं है √3 जैसे, लेकिन कभी प्राकृत और कभी अपद में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 43 क्वेश्चन को हल कर लिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं और आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखिए 44 कह रहे कि निम्न में कौन किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, किसका दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जिस संख्या के क्यों जो है यानी कि हर में सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 आए, सिर्फ या 5 आए या 2 × 5 के रूप का है तो वह शांत होता है। इसके छोड़कर बाकी कुछ भी आए या ये भी है और इसके साथ भी कोई संख्या हो तब भी वह अशांत होगा। तो यहाँ 11/700 है, 11/700। ठीक है बच्चों, तो ये 700 है तो इसमें 7 जरूर आएगा, इसमें सिर्फ 2 और 5 तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद है 91/2100। ठीक है, 91/2100, तो ये 21 में भी 3 7 आएगा और ये 100 तो आना ही आएगा। इसमें से 2 5 तो आ जाएंगे, लेकिन ये 3 7 भी 7 7 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 343/2 के पावर ये 3 है और 5 के पावर 3 है और 7 के पावर 3 है। 343 जो है ना वो 7 × 7 × 7 होता है। तो ये बताइए 343 में ये 7 क्यों से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 क्या बचेगा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो हमारा हर क्या आ गया, 2 के पावर 3 और 5 के पावर, यानी कि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ गया। तो इसका दशमलव प्रसाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 45 में √10 × √15
√10 गुने √15, ये क्या होगा? तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 150 हो गया तो कि कैसे? तो 25 पाँचा 25, 25 दूनी 50 और 50 तो यहीं क्या होता है 150, तो 5 बाहर निकल गया, 3 दूनी 6, 5√6 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं है यहाँ पर है 5√6, देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि निम्न में कौन सा परमीय संख्या है? पाई अपरिमेय होता है, √7 अपरिमेय होता है। ये देख रहे हैं आप 16 और 25, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5, यानी कि ये क्या आ जाएगा? तो 4/5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? परमीय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 47 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद कह रहा है कि 0.23 इसको परमीय संख्या के रूप में, तो आप जानते हैं कि दशमलव के ऊपर बाद यदि संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव हटा के एक पर उतना जीरो दे सकते हैं, यानी कि 23/100 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 23/100 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17/24 का दशमलव प्रसाद क्या हो, किस प्रकार का होगा? 17/24, तो 17/24 है, तो यहाँ 17 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 के रूप का आ रहा है, तो 2 और 3, 2 और 5 चाहिए तब शांत होगा, नहीं तो केवल 2 चाहिए, नहीं तो केवल 5 चाहिए, लेकिन 2 और 3 है तो ये शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था? 49, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा, और अशांत में क्या होगा? आवर्ती हो जाएगा, अशांत, यहाँ अशांत आवर्ती आप लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 50, 11/25 ये किस प्रकार का होगा? 11/25, 11/25, तो 25 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 × 5। ठीक है, 5 × 5, तो ये 5 के रूप का आ गया, तो दशमलव प्रसाद इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 11/25 का हो जाएगा क्या? ये शांत हो जाएगा। 51 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन √3 अपरिमेय होता है, 2√3 और यहाँ √2 है, तो यहाँ √2 से √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है बच्चों, √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, यही 2/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 52 में 2 धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ए बराबर बी की प्लस आर, यानी कि युग्मिक विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम जो भी कहिए, वह ए बराबर बी की प्लस आर हो, तो ये इसके लिए आर और बी के यानी कि शेषफल और भाजक के बीच में कौन सा संबंध ठीक है? तो इसमें देखिए आर कह रहा है कि 0 से बड़ा होता है और इससे बड़ा बी होता है, तो हमेशा 0 से बड़ा नहीं होता, कभी 0 भी होता है। 1 से बड़ा होता है तो ऐसी कोई नहीं है यहाँ, ये सही होगा, क्योंकि आर कभी 0 भी हो सकता है, ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर, परमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो परमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं के एचसीएफ क्या होगा? तो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो क्रमिक सम संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे 6 और 8 ले लिए, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? तो 2 आएगा। कोई भी 10 और 12 ले लीजिए, एचसीएफ क्या आएगा? तो 2 आएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है? हमेशा 2 होगा। उसके बाद कहते हैं कि 55 नंबर में कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया और एक संख्या इसमें जुट रहा है, तो जिसमें 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, वह कौन सा संख्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ये 13, तो अगर हम लोग इसको गुना करके उसमें 13 जोड़ेंगे तो वह एक निश्चित रूप से एक कौन संख्या प्राप्त होगा? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 जो है वह किस प्रकार की संख्या है? तो वह भाज्य संख्या है। किस प्रकार की संख्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि 2.324 का पी बटा क्यू रूप होगा, तो इसको हम लोग विस्तारित रूप में भी बना सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट फार्मूला है जिससे इसको आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस दो को संख्या पर रेकरिंग है, तो इसको करना क्या है? तो एक बार बिना रेकरिंग के सभी संख्याओं को लिख लीजिए, जैसे लिख लिए, उसमें से जिन संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा लेंगे। तो इसमें से हम क्या, ये 24 के छोड़ कर बाकी संख्या क्या है? तो दशमलव में नहीं लिखेंगे, इसको 23 हो गया। ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे? तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है 9, 2 को लिख दिए। दशमलव के बाद जय को संख्या पर ये रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो एक यहाँ संख्या 3 है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ कर दिए 0। अब घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, और ये 2 में से 2 गया 0, यानी कि
2301/990 इसका आंसर हो जाएगा। 2301/990 यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद 57 नंबर में, ये आप समझ लीजिए, इसको लॉन्ग 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न में भी इसको पूछता है। 57 में क्या है, कह रहा है कि 5.27 पर रेकरिंग है। तो इसको कैसे आपको बताया है कि बिना रेकरिंग बिना दशमलव के एक बार पूरा संख्या लिख लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, तो रेकरिंग वाले को छोड़ को बाकी को घटा देंगे। उसके बाद बटा में क्या करेंगे, तो जितनी संख्या पर रेकरिंग उतना 9, और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं उतना 0। ठीक है, तो ये 527 में से 52 को, ये 7 में से 2 घटे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और ये 12 में से 7 आएगा। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, ये 475 क्या आ गया, 90। कितना बच्चों, 475/90, 527। ठीक है, 527 में से कितना घट गया, 52। तो यहाँ आप ये काम और कर सकते हैं कि तो यहाँ इसको आप काट भी सकते हैं 5 से, 5 9 45, 2 बचेगा। ठीक है, तो 25 50 25, 5 से काटेंगे 18 हो जाएगा, यानी कि हमारा 95/18। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है 95/18, 95 527 इतना है, और 522/99 है। 522 ये 95/18 कहीं नहीं है, लेकिन हमारा आंसर वास्तव में क्या होगा, 95/18, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा हमने बनाकर यहाँ देख लिया है। ठीक, उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं। 58 नंबर में, 58 नंबर कह रहा है कि 4 7 7 पर रेकरिंग है। तो हमने क्या बताया है, एक बार आप पूरा संख्या को लिख लीजिए, उसके बाद रेकरिंग में बिना रेकरिंग वाले संख्या को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है, 4 घट गया। कौन संख्या पर रेकरिंग है, एक ऊपर। ठीक है, दशमलव के बाद कौन संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक ऊपर। तो रेकरिंग वाले के लिए 9, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 0। तो 43/90 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 43/90 कहीं है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 43/90। उसके बाद कह रहा है कि 59 नंबर में, 59 में 15/6 दशमलव प्रसाद किस प्रकार का होगा। तो यदि ऐसे आप लिखते हैं तो ये 6 को 3 गुना 2, तो आप देखते हैं कि जो हर है वह 3 और 2 के गुणनफल के रूप में है। तो इस हिसाब से ये आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताया गया है कि जब भी आपको पद्मीय संख्या देखना है तो देखना है कि सरलतम रूप में नहीं है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको काटने वाला होगा तो काट देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो वास्तव में ये 5/2 हो गया। तो अब बताइए, जब नीचे 2 आ गया तो ये शांत हो जाएगा। तो दशमलव प्रसाद इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कितना, इसको P/Q के रूप में लिखें। ये आपको 2 नंबर के प्रश्नों में भी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछता है। तो हमने आपको यहाँ ट्रिकली बता दिया कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो 4.325 पर इस पर क्या है, रेकरिंग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सभी संख्याओं को लिख लेंगे बिना दशमलव और बिना रेकरिंग का। 32,256, इसमें से बिना रेकरिंग वाले को, चाहे दशमलव का पहले हो चाहे बाद हो, सबको लिख लेंगे। तो ये 432 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, बटा में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे दिए। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये 5 में से इसको घटाएंगे 3 को तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से नहीं घटेगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। ये 2 का 2 और 4 का 4 बटा 9, ये इतना हो गया। आपको अगर इच्छा हो तो इसको क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे बनाए, तो इसको 4.325 में से यहाँ हम लोग दशमलव में नहीं लिखेंगे। ठीक है, दशमलव में नहीं लिखेंगे। इसमें से 432 को घटा दिए, बिना रेकरिंग वाली संख्या को घटा देना है। उसके बटा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9, दशमलव के बाद जितना पर नहीं है उतना पर 0। अब इसमें से आप घटा लीजिए, 6 में से 2 घटा 4, ये हुआ हम लोग का कितना, ये 5। ठीक है, 5 में से 6 में से 2 घटा 4, 5 में से 3 घटेगा 2, ये 2 में से नहीं घटेगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये 2 बचा 2, और ये 4, ये 9 9 पर 00। तो इतना भी इसका आंसर हो जाएगा, या इसको आप कटा भी सकते हैं, जो सरलतम रूप आएगा वो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है, नहीं करना है, और सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, या जैसे भी आपको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है, पिछले जब सभी बोर्ड्स के एग्जाम हो या कोई गाइड हो या किसी बुक हो, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप हल कीजिए। निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।